Assalamu alaikum students, welcome to Arif Lankar classes. So today is our third lecture on the probability, which is the last chapter of your class 10th mathematics बेटा जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था बेटा, उसमें हमने बात की हुई थी रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू द प्रोबेबिलिटी की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो वजूद में आई कैसे बेटा जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने बात की हुई थी रिलेटेड टू द इवेंट्स एंड द टाइप्स ऑफ द इवेंट्स बेटा जिसमें मैंने आपको ये बात भी बताई हुई थी कि हमारा जो इम्पॉसिबल इवेंट है वो क्या होता है। उसमें हमने देखा हुआ था कि हमारा जो सिंपल इवेंट है वो क्या होता है। उसमें हमने बेटा बात की हुई थी हमारा जो कंपाउंड इवेंट है वो क्या होता है बेटा। उसमें हमने बात की हुई थी रिलेटेड टू हमारा जो श्योर इवेंट होता है जिसको दूसरे अल्फाज में सर्टेन इवेंट कहते हो बेटा वो क्या होता है। बेटा हमने उसमें बात की हुई थी कि इक्वली लाइकली आउट इवेंट्स क्या होते हैं बेटा हमने उनकी हर एक की प्रोबेबिलिटीज भी वहां पर चेक की हुई थी बेटा जो स्टूडेंट ये वाला लेक्चर पहली बार देख रहा है वो ही विल फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा प्रोबेबिलिटी की सीरीज पहली बार ये वाला वीडियो देख रहा है ही और शी विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू माय प्लेलिस्ट। वहां पर पहला लेक्चर अच्छे से देखे, वहां पर सेकंड लेक्चर अच्छे से देखे सो दैट के आराम से फिर ये वाला लेक्चर भी अच्छे से समझ में आया हुआ है। क्योंकि आज तो हम स्टार्ट कर लेंगे अपनी एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज का सारा कॉन्सेप्ट जो बेटा है वो लेक्चर नंबर 1 एंड द लेक्चर नंबर 2 में है बेटा। तो आज हम स्टार्ट करने जाएंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 15.1 बेटा। पूरे अटेंशन के साथ बेटा बैठ लेना, पेन और कॉपी को आगे रख लेना क्योंकि हर एक क्वेश्चन इसमें जो है इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, वेदर इट्स योर सीबीएसई एग्जाम और वेदर इट्स योर जेके बोस एग्जामिनेशन। एंड बेटा प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंकर क्लासेस। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 1 पर बेटा सवाल नंबर 1 मैंने ऑलरेडी टाइम को बचाने के लिए बोर्ड पर लिखा हुआ है बेटा आराम से समझ लेना बेटा क्वेश्चन है क्या बेटा क्वेश्चन बता देता है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कुछ स्टेटमेंट्स वहां से बेटा फ्रेम की हुई है क्वेश्चन नंबर 1 में, हमको ये चीजें कंप्लीट कर लेनी है। इसी में क्या है पार्ट नंबर 1 क्या है, पार्ट नंबर 1 बता देता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई और उसी इवेंट की न होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है बेटा। लेक्चर नंबर 2 के आखिरी में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट इवेंट ये होता है बराबर बेटा 1। तो इस चीज का आंसर सिंपली है बेटा 1। आई होप आपको ये समझ में आया हुआ होगा। सो वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट नंबर 1। लेट्स नाउ मूव टू पार्ट नंबर 2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, यानी उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हो ना पाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। ये भी मैंने लेक्चर नंबर 2 के इम्पॉसिबल इवेंट में आपको ये बात बताई हुई थी कि अगर हम एक डाई को रोल कर रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 6, तो वो तो कोई नंबर ही नहीं है कि डाई पर क्या कोई नंबर ग्रेटर देन 6 आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है क्या बेटा, उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 0 है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को हम बोलते क्या है बेटा, उस इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो आप यहां पर लिख दीजिएगा इम्पॉसिबल इवेंट, मैं भी आपके साथ साथ लिखूंगा बेटा यहां पर, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट बेटा जी। लेट अस नाउ मूव टू द पार्ट नंबर 3। हमारा पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, वो बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हमको पता है श्योरली हो जाएगा ही हो जाएगा। सर्टेन का मतलब यहां पर पता है कि श्योरली हो जाएगा ही हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो होती है बेटा 1। कल भी बेटा मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ था, जब मैं श्योर इवेंट की बात कर रहा था वहां पर मैंने आपको ये बात बताई हुई थी कि सपोज अगर हम एक डाई को रोल कर रहे हैं एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर्स फ्रॉम द 1 to 6, यानी 1 to 6 में कोई ना कोई नंबर आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये इवेंट श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिराइव करके भी वहां पर मैंने दे दी कि 1 कैसे है। इसके लिए आप लेक्चर नंबर 2 भी वो डिराइवेशन के लिए वहां पर देख सकते हो। सो इट्स 1 एंड व्हाट इज सच द इवेंट कॉल्ड बेटा, सच एन इवेंट इज कॉल्ड एज द श्योर इवेंट और द सर्टेन इवेंट बेटा। इसको बोलते हैं श्योर इवेंट, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट और द सर्टेन इवेंट। सो दिस कंप्लीट्स आवर पार्ट नंबर 3 आल्सो। सो बेटा नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 4 बेटा पार्ट नंबर 4 हमारा कह रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज। बेटा कल ही मैंने एलिमेंट्री इवेंट भी आपको पढ़ाया हुआ था, वहां पर एक एग्जाम्पल भी पढ़ाई हुई थी, डाई की भी पढ़ाई हुई थी बेटा, वहां पर कॉइन की भी पढ़ाई हुई थी। सपोज हम एक कॉइन की बात कर लेंगे क्योंकि वो हमारे लिए आसान रहेगी बेटा। उसमें मैंने आपको ये बात बताई हुई थी कि अगर
अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो, वहां पर आपकी सैंपल स्पेस जो है या तो वो हेड आ सकती है बेटा, या तो वो टेल आ सकती है बेटा। बेटा उसके बाद मैंने आपको बोला हुआ था, अगर हम देख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड क्या है बेटा, वो भी तो बराबर है 1/2। अगर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेल क्या है बेटा, बेटा वो भी तो बराबर है 1/2। लेकिन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एलिमेंट्री इवेंट बेटा। वहीं पर मैंने आपको बोला हुआ था, जब हम किसी आउटकम में किसी पर्टिकुलर इवेंट, और वो भी अगर एक ही है, आउटकम अगर एक ही है, उसको हम बता देते हैं एलिमेंट्री इवेंट। हाँ बेटा, आउटकम यहां पर एक ही है, हेड ही है सिर्फ, तो ये एलिमेंट्री इवेंट है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बेसिकली हमारा आउटकम है, और जो ये आउटकम है ये बस एक ही बार आ रहा है, टेल 2 बार नहीं आएगा एक कॉइन को टॉस करके। सो इट इज द एलिमेंट्री इवेंट। सो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब सवाल क्या बता रहा है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स। अगर हम इन एलिमेंट्री इवेंट्स का सम कर लेंगे, यानी इस चीज का मतलब है 1/2 को प्लस 1/2 कर लेंगे, तो वो तो अल्टीमेटली 1 ही आ जाएगा। आपको एग्जाम में डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं, आपको एग्जाम में उनको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। बेटा बस मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं यहां पर, चीज़ों का एक्सप्लेन कर, सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग पर बैठे, आप कोई चीज़ याद ना रख लो बेटा। इसका आंसर आ जाएगा बेटा 1। सो बेटा दिस कंप्लीट इज योर पार्ट नंबर 4। लेट्स नाउ मूव टू पार्ट नंबर 5। हमारा पार्ट नंबर 5 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। बेटा ये बात भी बेटा मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही दिखाई हुई थी। क्या दिखाई हुई थी लेक्चर नंबर 1 में? क्या बात मैंने आपको बोली हुई थी बेटा? मैंने आपको बोली हुई थी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो बेटा होती है वो हमेशा होती है लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, लेकिन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। इस चीज़ का मतलब अगर हम यही चीज़ अपने क्वेश्चन पर देख ले तो बेटा हमारा क्वेश्चन ऐसे ही बता रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है बेटा, बेटा वो तो 0 ही होता है। एंड लेस देन और इक्वल टू, हमेशा लेस देन होगा या हमेशा इक्वल टू होगा बेटा, बेटा वो 1 के ही इक्वल और लेस देन होगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको पूरे अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया हुआ होगा। एंड इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Excellent. So this completes our question number 1. Now let me erase the question number 1. Let me erase the question number 1. Now let's move to question number 2 बेटा। बेटा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा वो हमको क्या बता रहा है? वो हमको बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स की हुई है। इसके मैंने यहाँ पर 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे कुछ जगह कम पड़ी हुई थी, तो पार्ट नंबर 4 भी मैं आपको दिखाऊंगा बेटा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स की हुई है, हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। लेकिन आपको बोलना है इन चारों में से जो चौथी वाली भी है इसमें, दैट इज व्हेन अ बेबी इज बोर्न। चौथा पार्ट क्या है? A baby is born. Is he boy? क्या है वो चौथा पार्ट बराबर? 1 मिनट बेटा। A baby is born. It is a boy or a girl? A baby is born. It is a boy or girl? ये आपका क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 4 है इसका। ठीक है बेटा। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एनकाउंटर अवर पार्ट नंबर 1। हमारा पार्ट नंबर 1 क्या बोल, और हमको हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी है बेटा। बेटा हमारा पार्ट नंबर 1 क्या बता रहा है? अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर है और एक ड्राइवर अटेम्प्ट कर रहा है कार को स्टार्ट कर लेने में। ठीक है बेटा, हाँ जी कर ली इसने स्टार्ट। द कार स्टार्ट्स, या तो कार स्टार्ट हो जाएगी और डज नॉट, या तो कार स्टार्ट नहीं हो जाएगी। अब समझो बेटा यहाँ पर सबसे मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर क्या गलती कर लेते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ ये तो इक्वली लाइकली आउटकम है, क्योंकि अगर हमने एक कार को स्टार्ट किया वो हो भी सकती है स्टार्ट, वो नहीं भी हो सकती है स्टार्ट। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो ये बोल रहा है कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार। अब आपको यहाँ पर ये पता ही नहीं है कि कार जो है, कार या तो अगर नहीं है नई कार, न्यू कार, या तो कार 15 साल पुरानी हो सकती है जो एक ही किसी कोने में वहां पर पड़ी हुई है। अगर वैसी कार है तो मैं क्या बताऊं, मैं बताऊंगा अगर ये कार 15 साल पुरानी है, इसका इंजन विजन तबाह, कुछ चेंज नहीं किया है, मोबिलिटी भी खत्म, सब कुछ खत्म हो गया है, तो 100% चांसेस है कि वो कार स्टार्ट ही नहीं हो सकती है, क्योंकि सब कुछ बैठा हुआ है।
और अगर कार आपकी न्यू कंडीशन में है तो मैक्सिमम चांस, इनफैक्ट 100% चांस है कि मैं अभी कार एक नई लाऊंगा और मुझे पता है मैं बाहर कार स्टार्ट कर लूंगा और कार स्टार्ट हो जाएगी। तो इट्स नॉट द इक्वली लाइकली आउटकम। क्यों? ये डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ द कार पर। कार नई होगी तो कार स्टार्ट, कार पुरानी है कार नहीं स्टार्ट नहीं हो जाएगी स्टार्ट। आप खुद जाओ, जा करके ट्राई कर लो। किसी कबाड़ खाने में 15 साल पुरानी कार होती है, उसको बोलो वहां पर मिस्त्री को मुझे चाबी दे दो, अब जब चाबी से स्टार्ट करने लगेगी हो जाएगी नहीं स्टार्ट, हो जाएगी नहीं स्टार्ट, 100% श्योर। और अगर नई कार अभी जमकशे में उतार रहा हूं कार, जैसे मैंने कार उतारी है जमकशे, अपनी गाड़ी उतारी है, मैंने स्टार्ट की पहली बार स्टार्ट हो गई, ये कौन सा मसला है? तो इट्स नॉट द इक्वली लाइकली आउटकम बेटा। तो आप कैसे अब लिखोगे? इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम because starting the car depends upon its condition, depends upon its condition. If the car is new, it has maximum chances to start, it has maximum chances to start। मतलब 50-50 मत है। आई एम यूजिंग हियर द वर्ड मैक्सिमम। और इक्वली हमको बोलता है जहां पर इक्वल चांसेस हो, बट मैं यहीं से बता रहा हूं इफ द, अब आप यहां पर बोलोगे सर आपने मैक्सिमम ही क्यों यूज किया, आपने 100% क्यों नहीं बोला? हाँ इतना है, अगर कार नई भी है कुछ कम परसेंट चांसेस, 5 या 10% चांसेस हो गए नहीं हो जाए, क्योंकि कुछ एरर आ सकता है, कुछ मशीन का एरर आ सकता है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर द वर्ड मैक्सिमम। probability and the English are related to each other, just like the math and the physics are the cousins of the each other. Similarly the probability and the English are the cousins of the each other। यहाँ पर वर्ड मैंने मैक्सिमम यूज किया क्योंकि कोई ना कोई मशीन का एरर हो सकता है। हाँ हो गई नहीं स्टार्ट, क्या कर सकते हैं, बट वो मत है कि 50% चांसेस है कि नहीं हो गई स्टार्ट और 50% चांसेस है हो गई स्टार्ट। इसीलिए आई हैव यूज्ड हियर द वर्ड मैक्सिमम। मैक्सिमम चांस पर कार स्टार्ट होगी अगर कार नहीं है। इफ द कार इज न्यू इट हैज द मैक्सिमम चांसेस टू स्टार्ट। एंड if the car is in deteriorated condition, यानी खस्ता शिकमस बहुत बुरी हालत में है, and if the car is in deteriorated condition it has much minimum chances to start, it has much minimum chances टू स्टार्ट। एक्सीलेंट, शाबाश। और एक बार रिपीट करूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर कार को अटेम्प्ट कर रहा है स्टार्ट करने में। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, तो हमने क्या बोला? इट्स नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। नहीं, ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज स्टार्टिंग द कार डिपेंड्स अपॉन इट्स कंडीशन। ये डिपेंड करता है कि कार की कंडीशन क्या है। इफ द कार, अगर कार आपकी न्यू है, नई है, दैट इट हैज द मैक्सिमम चांसेस टू स्टार्ट, तो मैक्सिमम चांस है कार स्टार्ट होने की। एंड इफ द कार इज इन डिटोरिएटेड कंडीशन, खस्ता हाल है कार 15 साल से किसी गटर वटर में है, तो इट हैज द मच मिनिमम चांसेस टू स्टार्ट, बहुत ही कम चांसेस है इसके स्टार्ट होने में। और इसलिए सर आपने क्यों नहीं यहाँ पर फुल वर्ड यूज किया, इट हैज द 0% चांसेस टू स्टार्ट? इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि हो सकता है कुछ हो, मतलब नो वन परफेक्टनेस कहीं पर नहीं है, हो सकता है हो गई मतलब स्टार्ट, बट अब मतलब ये है कि 50% चांसेस है कि हो गई स्टार्ट, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स में बराबर है इक्वल चांसेस। तो मिनिमम मैंने यूज किया कि कम 2 या 3% हो गई चांसेस कि कार पता स्टार्ट हो जाएगी। एंड दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन जो आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाली है। ये ना तो आर.डी. शर्मा में मिलेगी, ना तो आर.एस. अग्रवाल में मिलेगी, ना तो कहीं पर मिलेगी। ये बस बेटा अपना दिमाग में यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको सबसे बेस्ट तरीके से आपको कैसे इसकी सोल्यूशन दे पाऊँ, सो दैट कि एग्जाम में गुंजाइश ही नहीं होगी आपके एग्जामिनर को 0.1 मार्क्स भी इस वाले क्वेश्चन को काटने की। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो दिस कंप्लीट्स माई पार्ट नंबर 1। आई होप कि आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 2। हमारा पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है? हमारा पार्ट नंबर 2 कह रहा है
अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। आप इमेजिन कर लो आपके कमरे में एक नेट है, या जिसको आप बताते हो एक वो बास्केट की वो नेट होती है, ठीक है बेटा। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, शूट्स और मिसेस द शॉट। अब आप और एक गलती करोगे, हाँ सर मैंने उठाई बॉल और लगा दी इसमें नेट में, बास्केट इसको लगा दी, क्या उसको बोलते हैं, हमने इसको इस नेट में डाल दी बॉल को, और सर या जाएगी या नहीं जाएगी। नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं है। ये भी डिपेंड कर लेगा अपॉन द स्किल्स ऑफ द प्लेयर। देखो बेटा, मैं जैसे मैं हूं, मुझे ए भी नहीं पता है बास्केटबॉल की, या बी भी नहीं पता है बास्केटबॉल की। जो ही मैं बास्केटबॉल को, अगर मैं बास्केटबॉल को नजदीक से भी लगाऊंगा बास्केटबॉल को नेट में, मुझे पता है कि मुझे मैक्सिमम चांस है कि मुझे जाएगी नहीं, क्योंकि कभी खेला ही नहीं है बास्केटबॉल, कुछ पता ही नहीं है बास्केटबॉल की है क्या। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर मैं कोई एक अच्छा इंटरनेशनल प्लेयर लाऊं जिसने अपनी ज़िंदगी सारी सर्फ की हुई है बास्केटबॉल खेलने में, अगर वो नज़दीक से, अगर वो लगभग 50 मीटर से भी दूर लगाएगा, उसके चांसेस है 100 मैक्सिमम से मैक्सिमम 90% चांसेस के बॉल वो लगाएगा ही लगाएगा। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अपॉन द स्किल्स ऑफ द प्लेयर। हाँ, आप बोलोगे नहीं सर मैं भी अगर मैंने आज से पहले कभी खेला भी नहीं है मैं लगा सकता हूँ। लेकिन नहीं बेटा, अगर वो उसको बोलते कश्मीरी में ग्याल लगावें, हो सकता है कि हो गई, बट हमेशा नहीं हो जाएगी। लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर के मैक्सिमम चांसेस है उसमें जाने के। तो ये किस पर आप डिपेंड करता है? सो इट्स नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ये डिपेंड करता है अपॉन द स्किल्स ऑफ द प्लेयर। एक प्लेयर की स्किल्स क्या है बेटा, तो मैं यहां पर लिखूंगा पार्ट नंबर 2, इट इज नॉट एन इक्वली likely outcome because throwing the ball in basket depends upon skills of प्लेयर। फिर क्या लिखोगे साथ में? इफ ही और शी इज अ प्रो का मतलब है जबरदस्त वो खेलता होगा। इफ ही और शी इज अ प्रो देन देयर आर मैक्सिमम चांसेस of shooting ball in basket। तो फिर मैक्सिमम चांसेस है कि वो लगाएगा बॉल बास्केट में। लेकिन कब? इफ अगर वो प्रो है, इफ ही और शी इज अ प्रो देन देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ शूटिंग द बॉल इन बास्केट। एंड इफ ही और शी इज अ नूब का मतलब है बिगिनर, अभी इसको कुछ आता नहीं है खास खेलना, देन देयर आर, आराम से समझो बेटा, आराम से समझो, देन देयर आर मिनिमम चांसेस ऑफ शूटिंग बॉल इन बास्केट। और एक बात समझाऊंगा कि ये इक्वली लाइकली आउटकम क्यों नहीं है थ्रोइंग द बॉल इन द बास्केट, क्योंकि ये डिपेंड करता है अपॉन द स्किल्स ऑफ द प्लेयर। एक प्लेयर की स्किल्स कैसे है। इफ ही और शी इज अ प्रो, अगर वो प्रो है, बहुत ही खतरी वो खेलता है, देन देयर आर द मैक्सिमम चांसेस ऑफ शूटिंग द बॉल इन द बास्केट। फिर तो मैक्सिमम चांसेस है कि हाँ वो बास्केट में बॉल लगाएगा। एंड इफ ही और शी इज अ नूब, लेकिन अगर वो एक बिगिनर है, देन देयर आर द मिनिमम चांसेस, फिर बहुत ही कम चांसेस है ऑफ शूटिंग द बॉल इन द बास्केट। सो दिस कंप्लीट्स योर पार्ट नंबर 2. You can take the screenshot of this also. शाबाश बेटा. Now let's now move to part number 3. Let's now move to part number 3. हमारा पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है? हमारा पार्ट नंबर 3 कह रहा है A trial is made to answer the true false question. ठीक है, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, यानी एक ट्रायल हो रही है,
सबसे मिलियन डॉलर पॉइंट, दो बार और रिपीट करूंगा, सबसे मिलियन डॉलर पॉइंट और सबसे मिलियन डॉलर पॉइंट बेटा, दैट इज हियर दिस ट्रायल। आपको पहले समझना पड़ेगा ट्रायल क्या है बेटा। ट्रायल का मतलब है गेस करना। अगर आपने ये नहीं समझा तो आप ये भी गलत करोगे। फिर क्या मुझे बताओगे इन दो पार्ट्स की तरह। अगर आपने ट्रायल नहीं समझा आप क्या बताओगे, हाँ सर, ये भी डिपेंड करेगा ना फिर कैपेबिलिटी ऑफ द दिस पर स्टूडेंट पर, कि अगर वो काबिल है फिर तो मैक्सिमम चांसेस है, और अगर वो नाकाबिल है फिर तो मिनिमम चांस है। नहीं बेटा, यहाँ पर काबिलियत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बता रहा है अ ट्रायल इज मेड, यानी यहाँ पर वो गैस कर रहा है। गो अगर काबिल बच्चा भी है वो क्या कर रहा है, वो गैस कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। और अगर नाकाबिल बच्चा भी है वो भी क्या कर रहा है, वो भी गैस कर रहा है। सर आपको कैसे पता है, अ ट्रायल इज मेड। सर ट्रायल का मतलब यहाँ पर क्या है, गैस करना, वो गैस कर रहा है। शाबाश। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर द ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब तो सीधी सी बात है, उसका गैस, उसको तो पता ही नहीं है, चाहे वो काबिल है चाहे वो नाकाबिल है, तो वो गैस कर रहे हैं। गैस में या तो 50% सही भी हो सकता है या तो 50% गलत हो सकता है, यानी सही होने की बराबर चांसेस है और गलत होने की भी बराबर चांसेस है। तो यस, इट इज इक्वली लाइकली आउटकम। इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम। आउटकम क्यों, बिकॉज देयर आर इक्वल चांसेस, क्योंकि यहां पर इक्वल चांसेस है ऑफ, बिकॉज देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ गेसिंग वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। हाँ जी, ये एक इक्वली लाइकली आउटकम है, बिकॉज यहां पर इक्वल चांसेस है होने के, या आप यहां पर बिकॉज देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ आप ऐसे ही बोल सकते हो कि इट इज इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग, आप ऐसे भी बोल सकते हो बेटा, सॉरी आपको यहाँ पर इरेज करना पड़ा होगा। सो इट्स एन इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग अ राइट और रॉन्ग आंसर। हाँ जी, ये इक्वली लाइकली आउटकम है बिकॉज यहाँ पर इक्वल चांसेस है, क्योंकि हम गेस कर रहे हैं ऑफ गेटिंग, या तो आपको वो राइट आंसर मिला हुआ होगा और या तो आपको वो रॉन्ग आंसर मिला हुआ होगा। सो दिस कंप्लीट्स योर पार्ट नंबर 3। या सारा दरमदार था ट्रायल पर। ट्रायल का मतलब होता है गेस। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 4 बेटा। लेट्स नाउ मूव टू पार्ट नंबर 4। लिखा हुआ है अ बेबी इज बोर्न, इट्स अ बॉय और अ गर्ल। बेटा ये तो आपको पता है इनफैक्ट के आपकी बायोलॉजी में, और आप बताओगे सर आप बायोलॉजी भी समझाने बैठ गए हमको, ये आपको भी बेटा पता हुई होगी कि हमारी बॉडी के हर एक सेल में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं बेटा, हमारे पास होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। और ये 46 क्रोमोसोम जो होते हैं ये हमेशा होते हैं पेयर्स में, यानी 23 पेयर्स में होते हैं। और 23 पेयर्स में, पेयर जो होता है वो 2 सेट्स में डिवाइड होता है। एक तो वो होता है 22 पेयर में सेट, और वो होता है बेटा 1 पेयर में सेट। ये जो आपको 22 पेयर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज द ऑटोसोम्स। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या करता है, ये हर एक फीचर जो आपकी बॉडी का होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट सिवाय जो आपका ये एक पेयर होता है इट्स कॉल्ड एज अ सेक्स क्रोमोसोम। यही सेक्स क्रोमोसोम आपको बताएगा वेदर ही इज अ बॉय और शी इज अ गर्ल। बॉय, क्योंकि ये इसी सेक्स क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। तो यहां पर बराबर 50% चांसेस होते हैं, या तो वो बॉय हो सकता है या तो वो गर्ल हो सकता है। Depending, now this question, it again comes the 5 marks question in the biology, sex determination in the human beings। जो ही बेटा इसके साथ ही मैं एक जेनेटिक्स एंड द एवोल्यूशन की जो एक वीडियो सीरीज में अपलोड कर लूंगा, वहां पर मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बींग्स, और वो आप देख लेना। उसमें हर एक चीज में फिर डिफाइन आपको वहां पर कर लूंगा कि कैसे ये इक्वली चांसेस होते हैं कि एक बॉय के भी होने के, एक गर्ल के भी होने के। तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में। इनफैक्ट नीट पर भी एक अच्छा सवाल आ जाता है ऑन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है बेटा, तो अब आप क्या बताओगे, आप बताओगे इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ
बॉय और गर्ल। क्योंकि ये भी क्यों इक्वली लाइकली आउटकम है, ये इसलिए इक्वली लाइकली आउटकम है बिकॉज देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग, या तो हमको एक बॉय मिल रहा है या गर्ल, क्योंकि इनके बराबर इक्वल चांसेस होते हैं बेटा। और फिर कौन सा वहां पर कैसे कौन सा क्रोमोसोम वहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है वो मैं बेटा आपको वहां पर समझा दूंगा। बस यहां पर आप बताओगे हाँ कि इक्वली लाइकली आउटकम है क्योंकि बराबर चांसेस यहां पर होते हैं ऑफ गेटिंग द बॉय और गेटिंग अ गर्ल बेटा। ठीक है बेटा, तो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट ऑल्सो। शाबाश। नाउ बेटा लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3, सॉरी नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। Let's now move to question number 3. आपका जो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, अब मेरे पास यहाँ पर बुक नहीं है तो मैंने फोन से हम देख लेंगे। Why is tossing the coin? अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, is considered to be the fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game. So ये बोल रहा है कि why is tossing a coin a fair way? ये तो सीधी सी बात है, जब आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो 50% चांसेस बराबर है, इक्वल चांसेस बराबर है, एक टीम दोनों टीमों के पास इक्वल चांसेस है टॉस जीतने के। या तो वो ए टीम जीत सकता है या तो वो बी टीम जीत सकता है, या तो टेल गिर सकता है या तो हेड गिर सकता है, तो बराबर इक्वल चांसेस है। तो इसीलिए कि फेयर वे है ऑफ डिसाइडिंग कि किस टीम के कौन सा टीम किस टीम के पास बॉल होनी चाहिए। तो हम क्या लिख लेंगे, अब सवाल हम पहले देख लेंगे और एक बार। सो व्हाई इज टॉसिंग कंसीडर्ड टू बी द फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग। अब क्या लिखोगे, टॉसिंग अ कॉइन इज फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, टॉसिंग अ कॉइन इज फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग। टॉस अ कॉइन इज फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट बॉल एट बिगिनिंग बिकॉज देयर are equal chances of winning the toss for both teams। बेटा और एक बार रिपीट कर लूंगा, मैंने क्या लिख लिया, मैंने लिख लिया यहाँ पर टॉसिंग अ कॉइन, जब हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं इज अ फेयर वे, हाँ वो एक सही तरीका है, इज अ फेयर वे। फेयर यहाँ पर हम बता सकते हैं जिसमें कि कोई वो टड़ा वड़ा नहीं हो जाएगा। सो टॉस योर कॉइन इज अ फेयर वे, हाँ सही तरीका है ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग, कि किस टीम को पहले बॉल मिलनी चाहिए। क्यों, बिकॉज देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ विनिंग द टॉस, क्योंकि एक इक्वली लाइकली आउटकम है, इक्वल चांसेस है टॉस विन करने के फॉर बोथ द टीम्स। और दूसरे तरीके अल्फाजों में आप लिख सकते हो, और टॉसिंग अ कॉइन इज द इक्वली लाइकली आउटकम। आप ऐसे भी बता सकते हो, टॉसिंग अ कॉइन इज अ इक्वली लाइकली आउटकम। तो बराबर चांसेस है दोनों टीम्स को टॉस जीतने के बेटा। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड दिस कंप्लीट्स माय क्वेश्चन नंबर 3। शाबाश। So beta, now let's move to question number 4. Let's now move to question number 4. आराम से समझना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बता रहा है कि चारों ऑप्शंस में सही ऑप्शन कौन है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नहीं हो सकती है। बस आपको यहाँ पर पहले एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। सर कौन सा कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने बोला प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमेशा होती है लेस देन और इक्वल टू 1 एंड इट्स ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इसने 4 ऑप्शन क्या दिए हुए हैं समझो बेटा। पहला ऑप्शन इसने दिया हुआ है 2/3, सेकेंड ऑप्शन इसने दिया हुआ है बेटा -1.5, थर्ड ऑप्शन इसने दिया हुआ है बेटा 15%,
चौथा ऑप्शन इसने दिया हुआ है बेटा 0.5 0.7। देखो बेटा, आपको क्वेश्चन को देखने के वक्त ही समझ आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि वो तो -1.5 है और यहाँ पर हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और -1.5 तो 0 से भी कम है, तो यहाँ से हमको पता चला कि -1.5 ही है। लेकिन अब फिर भी बेटा मैं आप स्टूडेंट्स को फील कराना चाहता हूँ कि ये 3 ऑप्शन क्यों नहीं आ जाएंगे इसमें। देखो बेटा, अगर मैं 2/3 कर लूँगा, 2 को मैं डिवाइड कर लूँगा बेटा 3 से, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, पॉइंट आएगा और 0, तो 3 6 18 और हो जाएगा 2, पॉइंट चढ़ा है 0, अब और आ गया 20, यानी ये अब ऐसे कंटिन्यूसली होता जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा 0.66666 ऐसे ही। और अगर हम 0.66666 कितने टाइम्स भी हो, अगर हम इसकी बात कर लेंगे तो ये तो 0 से बड़ा ही है और 1 से छोटा है, तो इसका मतलब है हाँ 2/3 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं होनी चाहिए, इन चारों में से कौन सी प्रोबेबिलिटी ऐसी है जो नहीं हो, तो 2/3 है। अगर हम -1.5 की बात करेंगे तो सीधी सी बात है -1.5 0 से भी छोटा है, तो ये नहीं हो सकता। अगर हम 15% की बात करेंगे, 15% का मतलब होता है 15 डिवाइड बाई 100, और अगर आप 15 को डिवाइड बाई 100 कर लोगे तो ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 100 पॉइंट तो 0, सो 100 1 100, तो ये आएगा 50, पॉइंट चढ़ा हुआ है तो 0, 100 इंटू 5 हो गया 500, तो आंसर कितना आ गया 0.15, तो 15% हो गया 0.15, हाँ वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये हो सकती है प्रोबेबिलिटी। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है नहीं, डी है 0.7, क्लियर सी बात है 0.7 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। हाँ ये भी सवाल सही बता रहा है कि 0.7 तो हो सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोबेबिलिटी, तो वो -1.5 है। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो बेटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो इसमें क्या स्क्रीनशॉट उठाने की जरूरत ही है, ये तो कॉन्सेप्चुअल सवाल है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। Let's now move to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 0.05, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट है 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई किसके बराबर है। देखो बेटा, पहले आप दिमाग में लाओगे कि सर ये जो क्वेश्चन है ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। वहां पर बेटा मैंने आपको बोला हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो ये नॉट ई है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई और ई के ऊपर बार, ये होता है बराबर बेटा 1। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट वो तो 0.05 है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 0.05 प्लस हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। अब ये 0.05 को ट्रांसपोज कर लूंगा राइट हैंड साइड में, तो यहाँ क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, तो ये बनेगा। क्या वीडियो बनावा मैं क्या संत इसमें ये नसन फोन अथस कहते ना अम बच्चों सवाल तारान ठीक ठीक। समझो बेटा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट इवेंट वो आ जाएगा 1 माइनस 0.05। और अगर आप किसी को ये भी नहीं आता होगा कि इन दोनों को माइनस कैसे करते हैं, वो तो डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज करेंगे। अच्छा बेटा मैं आपको ये भी चीज भी सिखाऊंगा, 1 को माइनस करना है 0.05, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स है, आप ऊपर भी खुद ही ला सकते हो 0 क्योंकि 1.00 से 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर ये 1 ही है। शाबाश। अब हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे आपस में, तो वाट देगा इसको बोरो, सर हम 5th क्लास से, अब सर हम 3rd क्लास से पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा कोई बात नहीं है, तो ये 10 बन जाएगा और 10 इसको कैरी देगा, और अब यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो 10 में से काटेंगे 5, वो तो 5 हो गया। यहाँ पर 9 बचा हुआ था, 9 में से काटेंगे 0 और वो तो 9 हुआ था, और 0 में से काटेंगे 0 वो तो 0 हुआ था, सो इट 0.95, तो इट 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट जो है वो है 0.95 beta. So this completes your question number 5 also. Now let's move to, so you can take the screenshot of this also. Let's now beta move to question number 6. Let's now beta move to question number 6. Question number 6 क्या बता रहा है,
अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मान लो कि कोई बैग है और इस बैग में कुछ कैंडीज है, शाबाश, मान लो कुछ भी, कितनी भी कैंडीज है हमको नहीं पता है, सपोज मैंने बना ली और ये सारी कैंडी जो है ये लेमन फ्लेवर्ड है, मान लिया मैंने कि ये लेमन फ्लेवर्ड है, ठीक है। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इन द बैग। यानी मालिनी, सपोज मैं मालिनी हूँ, ये बैग है, बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, मैं बैग की तरफ देख रहा भी नहीं हूँ, बस ऐसे रैंडमली निकाल रहा हूँ, हाँ निकाली मैंने एक कैंडी, ठीक। फिर उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। सिंपली इट इज द इम्पॉसिबल इवेंट। क्वेश्चन इसमें तो बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है और ये क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, कौन सी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी टेक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब लिख सकते हो यहाँ पर ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो इज इक्वल टू, वो तो सिंपल सी बात है, वो 0 है। क्यों, इसमें कोई ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं, इसमें सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ये तो सीधी सी बात है, इट इज द श्योर इवेंट। जब मैं एक कैंडी यहां से निकालूंगा वो भी देखने के बगैर, वो तो श्योर है कि वो होगा ही होगा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1, ठीक है बेटा। सो ये ऊपर वाला इम्पॉसिबल था, ये बेटा पॉसिबल श्योर इवेंट है, जिसको सर्टेन इवेंट भी कह सकते हो। हम थोड़ा इंक डालेंगे बेटा अपने मार्कर में। और ये मेरी इंक जो है वो मेरे उंगलियों पर भी गिर गई और पता नहीं अब और किस किस पर लग जाएगी ये इंक। हम पहले इंक को ही साफ कर देते हैं। ये बेटा एक ऐसा डस्टर है जो पहले दिन जब यूट्यूब का कैरियर स्टार्ट किया हुआ है तब से मैं इस डस्टर को यूज़ कर रहा हूँ। डस्टर भी क्या है, ये साड़ी है, कोई मामा की पुरानी थी, वही ऊपर थी, वही तब से यूज़ कर रहा हूँ। सो दिस कंप्लीट्स माय क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है, और हम यहाँ से पहले अपना टाइम भी साथ में देख लेंगे कि हमारा वीडियो कितने मिनट्स का हो रहा है। और इट्स 37, आई गेस नाउ दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 40 मिनट हम ज़्यादा नहीं देंगे। इट्स गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, सपोज 3 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3। सो इट्स गिवन इन द ग्रुप ऑफ द 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स जिनका बर्थडे सेम नहीं है वो है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो ये किस वाले कॉन्सेप्ट पर है, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पर। क्या आप सोल्यूशन में ऐसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे प्लस probability of 2 students not having same birthday is equal to 1। ठीक, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है probability that 2 students having the same birthday, हमको ये निकालना है, probability of 2 students having same बर्थ डे, ठीक, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी हुई है वह है 0.992 और ये सारा बराबर है 1 को। अब हमको ये चीज निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थ डे इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, 1 माइनस 0.992। बेटा मैं आपको रफ में दिखाऊंगा अभी इनको हम कैसे माइनस कर सकते हैं। 1 को माइनस करना है 0.992, तो ऊपर खुद ही हमको 3 जीरोस ले आने हैं। तो 1 देगा, इसको बोरो ये देगा, इसको ये देगा, इसको तो 10 में से काटेंगे 2, वो तो 8 हो गया।
9 में से काटेंगे 9, वो तो 0 हो गया, 9 में से काटेंगे 9, वो तो 0 हो गया, और ये तो 0.008 ही ऑलरेडी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.008 इसकी प्रॉबिलिटी। सो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 7 एंड आवर टाइम ऑल्सो अलाउज अस टू स्टॉप हियर। तो इसके बाद क्या हम कर लेंगे, इसके बाद हम अगले वाले लेक्चर में और आगे क्वेश्चंस बढ़ाएंगे बेटा। अगर आपको सच में फ़ायदा मिल रहा है मेरे वीडियो से, देन प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंकर क्लासेस, और इंशाल्लाह मिलते हैं विद द टॉपिक्स ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑल्सो, और मैथमेटिक्स हमारा चलता ही है। तो टिल देन अस्सलाम वालेकुम।